बज चुका है एक। और सभी प्यारे साथी, सभी मेरे भाई बहनों के लिए राम राम। जैसे आपको पता है कि 1 बजे आप सभी डेली मेरे साथ जुड़ते हैं, तो 1 बजे हम अपनी इस क्लासेस को बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से स्टार्ट करते हैं। और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से ये क्लासेस आपकी हर रोज डेली 1 बजे मेरे साथ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए पेपर के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी भाई बहन कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। इस सेशन को और दोस्तों तक भी आप पहुंचाएंगे और भाई बहनों तक भी इस क्लासेस को आगे पहुंचाएंगे। और एक बार लाइक जरूर कर लेना क्लासेस को, ठीक है? और अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समय के पास इतना समय कहां है कि वो आपको दोबारा समय देगा। तो करते हैं शुरुआत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से। और जैसे आपको पता है कि हर रोज एक प्रैक्टिस सेट हम यहां पर कवर करने आते हैं। और कल कुछ भाई बहनों ने मेरे पास मैसेज कहा कि भैया जो त्रिकोणमिति के जो सवाल थे ना, ऊंचाई दूरी वाले, वो समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं उसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। मतलब जो सवाल अगर देखा जाए, जो मेरे दोस्त लास्ट सवाल था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसी सवाल से शुरुआत आपकी करूंगा। जैसे ये सवाल था, एक भाई ने बोला कि भैया वो जो ऊंचाई दूरी वाले जो सवाल होते हैं ना, उसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब नहीं रहेगी। ये सवाल क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि दोस्त, आपने जितने भी दोस्त यहां पर हैं, एक बात ध्यान से गौर से समझना कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। जैसे आपने देखा कि सर ये एक दीवार खड़ी है, ये रही, ये क्या दीवार, और ये सीढ़ी 30 मीटर इस प्रकार से सटी हुई है कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये एक सीढ़ी है। और फिर वो कहता है सीढ़ी के पाद से दीवार की जो दूरी है क्या होगी। आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली। आपने कहा कि सर ये दूरी निकालने के लिए, लेकिन वो कहता है कि ये 20 मीटर है। कितना? 20 मीटर। भाई ये जो सीढ़ी है इस प्रकार से, ये कितना है? सर आप कहोगे कि भैया ये 20 मीटर है, 20 मीटर है। ये दूरी आपको निकालनी है। अब एक बात बताओ, तो ये दूरी आपने मानी कि सर ये x मीटर मान ली, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जब ये 30 डिग्री का कोण है, आप जानते कि सर ये कोण 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। आप जानते होंगे कि ये सर क्या होता है? लंब होता है, लंब होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सर ये वाली साइड कर्ण होती है, जिसको हम हाइपरटेनिस बोलते हैं। और ये सर आधार होता है, जिसको हम बेस बोलते हैं। यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बात सुनो, क्या कि सर मेरे को पता क्या है कि ये कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्यों पता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार मेरे पास x है और कर्ण मेरे पास ये है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा x अपॉन 20। यहां तक बात बिल्कुल हो जाएगी भैया क्लियर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपरटेनिस। लेकिन जो कॉस थीटा होता है वो बेस बटे हाइपरटेनिस होता है। बेस कितना है? x है। बेस कितना है? x है। और हाइपरटेनिस मतलब कर्ण जो है वो कितना? आप कहोगे कि हरिओम भैया वो 20 है। क्या कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको? क्या आप कहोगे कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता? आप कहोगे कि सर इस पट्टी को एक बार हटा दो यहां से, ये परेशान कर रही है। इसको सर हटा दो, ये परेशान कर रही है। अब नहीं परेशान करेगी। एक बात बताओ, क्या आपको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता? आप कहोगे कि सर बिल्कुल पता है, कॉस 60 का मतलब 1/2 होता है, बराबर कितना? x अपॉन 20। जब 2 से काटेंगे 20 को कितने बार? 10 बार, तो x बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा?
आप कहोगे कि भैया यहां पर आपका डी राइट आंसर हो गया। यहां पर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बना और आंसर क्या हो जाएगा सर, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अब क्लियर हो गया ना जो कल वाला डाउट था, कल वाला जो डाउट था। अब एक कह रहा था कि गुरुजी तुमने जो दूसरा सवाल दिया था उसमें तुमने रूट थ्री कैसे करा था वो वाला, मैं उस सवाल को भी लेकर आया हूं। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी सवाल आपका डाउट में रह जाए, आपका डाउट बने और वो छूट जाए। क्योंकि तुम यहां पर पढ़ तो सब जगह लोगे लेकिन डाउट सब जगह क्लियर करने, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम अपने डाउट ही तो क्लियर करने आते हो या मेरे से सीखने ही तो आते हो, और वही डाउट तुम लेकर चले जाओ तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या, 1 घंटा मेरा बोलने का फायदा क्या। अब इधर को, अब इधर को, जैसे आपने इस सवाल को देखा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये वाला सवाल था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब जैसे आपने देखा कि भैया जैसे 9 मीटर ऊंचा खंबे की छाया, एक 9 मीटर ऊंचा खंबा है इस प्रकार से, ये रहा, ये खंबा है, ये रहा, और इसकी जो छाया है, इसकी जो छाया है वो नीचे ही तो आ रही होगी इस प्रकार से। आप कहोगे कि हाँ भैया ये 9 मीटर जो खंबा है 9 मीटर, और इसकी जो छाया है वो कितनी है सर, 3√3 है ये, ठीक है। तो लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब सर आप एक बात बताओ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या होगा। अब जैसे आपने माना था सर ये ए, ये बी, ये सी। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको ये तो पता है ना, ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि सर ये परपेंडिकुलर है जिसको हम लंब कहते हैं, ये सर हाइपरटेनिस है जिसको हम कर्ण कहते हैं, ये सर बेस है जिसको हम आधार कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको यहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आप जानते हैं कि मेरे दोस्त टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे साइन थीटा। देखो मैंने, आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये आपने किस किस ने पढ़ा, एक बार हाथ खड़ा करके बताना आप में से। ये 10th क्लास में कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और ये होता है टेन थीटा। लंब कितना है सर, लंब ये रहा, आधार कितना है, आधार ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर लंब कितना 9 और आधार कितना 3√3। क्या आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, क्या आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में नहीं पढ़ा था। आप कहोगे कि भैया पढ़ा था, और अगर तुमने पढ़ा था तो एक बात बताओ कि मेरे भाई अगर मैंने 3 से इस 9 को काटा कितने बार, 3 बार, तो क्या ये टेन थीटा बराबर ऊपर 3 बटे नीचे √3 हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। लेकिन सर जब बटे में √3 है तो क्या मैं इस वैल्यू को बनाने के लिए ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, कि बस अब ऊपर √3 और नीचे √3, और ये हो जाएगा √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो ये 3 निकल कर आता है। अगर तुमसे कोई कभी कहे ना कि तुम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करना, तो आप क्या बोलोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां से 3 निकल कर आएगा, यहां से 3 निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से जब ये इस वैल्यू से ये दोनों, जब इसका दोनों का वैल्यू 3 निकल कर आया तो ये 3 खत्म। अब बचा √3, और टेन थीटा बराबर ये होता है √3 मतलब टेन 60 का मान, और 10 से 10 कैंसिल, तो आप कहोगे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 60 डिग्री हो जाएगा। बात डाउट क्लियर हुआ ना, डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ पहले तो ये बताओ। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी सवाल पेपर में इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा ग्रुप डी में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यहां से यही से सवाल उठता है, ठीक है, कि आपका सवाल छूट जाए, ठीक है। अब देखो सर ये 10 लेना है, कैसे पता पड़ेगा बेटा, ये आपको ना जैसे ये वैल्यू दे रखी है यहां पर, ये वाली और ये वाली, ये कौन सा परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, ये 10 के बराबर होता है। साइन किसके बराबर होता है, लंब और कर्ण के बराबर होता है। कॉस किसके बराबर होता है सर, बेस और हाइपरटेनिस के बराबर होता है। अगर आपके लिए मैं देखता हूं कि
सैटरडे संडे में इसके लिए स्पेशल 2 से 3 घंटे की क्लासेस और बना लूंगा, पूरी क्लास जिसमें फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको कवर करा देता हूं इन चैप्टरों को। वैसे भी आज मैं बता देता हूं कि आज आपको एक जगह मैं एडवांस मैथ क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप वहां सभी जुड़ जाना। तो वहां भी मैं इनको आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, एक एक चीज को इनके फॉर्मूले भी दे दूंगा, सारी चीजें आपको दे दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब हम यहां से चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का, ठीक है, जिनको पता है कि आज कहां क्लासेस होगी वो एक बार सभी स्टूडेंटों को बता दें कि आज क्लासेस जो है आपकी वो 8 बजे कहां पर होगी। आप सभी आ जाना वहां, आज एडवांस मैथ स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि सर भुजाएं कितनी होती हैं? 3, और अर्ध परिमाप, और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैंने माना कि भुजा 3, अर्ध परिमाप S, और बराबर किसके सर? ये 15 के बराबर हो गया। किसके बराबर है? ये सर 15 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो 3 से काटेंगे इस 15 को, x बराबर कितना हो जाएगा सर? ये 5 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं सर, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर है, कि अगर इस सवाल की बात करी जाए, इसकी जो कमेंट हैं इनको सबको चला दो, जो देखती रहे, कमेंटों पर कोई भी दिक्कत ना आए। सभी कमेंटों को इनको चला दो। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, त्रिज्या कितनी थी सर? 3। अब जैसे त्रिज्या, अब ये s बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। आप जानते हैं कि सर परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप हो जाएगा सर 2s। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर बन गया। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर बताओ। चौथे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? चौथे सवाल को बेटा 3 से काटेंगे ना उसको, क्योंकि त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और अर्ध परिमाप। लिख लो इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप। ठीक है, इनको सबको फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप फिर याद भी कर लोगे इनको। जब ये फॉर्मूले लिख जाएंगे आप अपनी टेबल पर रख लोगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या कितनी है सर? 3। अर्ध परिमाप क्या होता है सर? S। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 15। अब इसको काट लो, 3 से कितने बार? 5 बार। तो S बराबर क्या आ गया सर? 5 आ गया। ऐसे आया बेटा। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर बताओ। लो मैं इसको यहीं टेप देता हूं। इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? गुरुजी एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। अब इधर ध्यान दो, ये क्या कहता है? समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की। अब प्रत्येक भुजा की जब बात करता है, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। वो 90 डिग्री कोण है, तो वो कैसा ट्रायंगल है? तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जब मेरे को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है?
क्षेत्रफल। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इसके लिए जितने भी दोस्त यहां पर हैं कि सर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होता है 1/2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे आपने देखा सर ये कितना है आधार, ये कितना है सर ऊंचाई, और वो कहता है कि प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 है। अगर ये भी 15 है तो सर ये भी 15 है। बात क्लियर है? ये 15 है, ये 15 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना 15, ऊंचाई कितनी है 15, 15 15 225 बटे कितना 2, 225/2 क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा आप कहोगे कि सर 225/2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, और इसका जो आंसर बन गया वो 225/2 बन गया। किसी को कोई दिक्कत बताओ? किसी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम? एक बार सभी प्यारे साथी सभी भाई बहन बताओ कि नहीं गुरुजी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बात यहां पर हो जाएगी क्लियर। क्लियर है ना? चलें आगे। सुबह सर गुरुजी तुम्हारी 6 बजे भी क्लास होती है? हाँ बेटा मेरी सुबह 6 बजे पढ़ाता हूं मैं, जब दुनिया सो रही होती है तो मैं पढ़ा रहा होता हूं, और मैं सुबह 5 बजे मेरा जगने का ये काफी लंबे समय से रूटीन चला हुआ है कि जब मैं स्टूडेंट था किसी समय पर, मेरा उसी समय से वो उठने का जो अपना 5 बजे का रूटीन मेरा अभी तक बरकरार है कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर मैं टीचिंग लाइफ में अपनी में एंट्री करने को मेरे 4 से 5 साल हो गए, और जब से मेरा ये बरकरार सुबह को क्लासेस का कंटिन्यू चलता हुआ आया है। और मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो समय एक ऐसा है कि जिस समय सब सो रहे होते हैं हम पढ़ रहे होते हैं, और हम पढ़ा रहे होते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये बेटा सवाल क्या कहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बिल्कुल सही है बेटा। 225 15 का स्क्वायर 225/2 बिल्कुल सही है। अब इस सवाल का आंसर बताओ। सवाल बहुत अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी शानदार जबरदस्त सवाल है ये। अब तुम इस सवाल को यहां पर देखना, प्रश्न 4 का उत्तर गुरुजी ए है। अच्छे 225, यहां मिस्टेक हो गई बेटा, ये आंखों से चपर गया। ठीक है, हाँ 225 होगा क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 ही तो है। ये सही तो लिखा है वहां पर, वहां मिस्टेक हो गया लगाने में। आ जाओ बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ। अब देखो आप कहोगे कि भैया जैसे ये संख्या है, ये रही, बहुत अच्छा सवाल बेटा ये, पहले समझना। मैं देखता हूं कौन कौन आप में से निकाल कर देगा। 5y 5 8 8 4 8 0 5 x और 6। ठीक, अब ये कहता है कि जहां x बराबर नहीं है y के, मामला इसको समझना, इसका रोल अभी दिखाई देगा, और 72 से विभाज्य है, तो रूट x और y का मान बताओ। अब ये बात क्लियर है कि सर x और y की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी,
लेकिन x और y बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। अब देखो मैंने तुमसे कहा कि लास्ट की 3 डिजिट ये रही, ये होता है कि सर जब हम 72 से संख्या किसी को विभाजित देखते हैं तो 72 का मतलब 8 गुणा 9, मतलब वो संख्या 8 से और 9 से कटनी चाहिए, वो संख्या 8 से और 9 से कटनी चाहिए। अब 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कि हरिओम भैया लास्ट की 3 डिजिट। अब मैं यहां पर क्या रखूं, बताओ क्या रखूं दोस्त? आप कहोगे कि सर जब 5x और 6 है, अगर मैंने यहां पर 1 रख दिया, ये 516 हुआ, क्या 516 8 से कटेगा? 8 सिंह 48 और 3 36, 8 से नहीं कटेगा। 2 रखा 48 और मतलब फिर यहां पर 46 नहीं कटेगा। अगर मैंने 3 रखा, समझना बात को, तो ये हो जाएगा 536। x की जगह अगर मैंने 3 रखा तो क्या ये 8 से कटेगा? 8 पंजे 8 छिंग 48, 5 और फिर 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, बिल्कुल डिवाइडेड हो गया। तो यहां पर जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आई? वो सर 3 निकल कर आई। x की वैल्यू क्या निकल कर आई? सर 3 निकल कर आई। अब 3 जब ये वैल्यू निकल कर आ गई, क्योंकि ये 536 जो है वो विभाजित हो गया, वो विभाजित हो गया, ये बात क्लियर है। अब तुमने जब यहां पर 3 रखा, जब तुमने अगर चलो ये मान ही लिया कि गुरुजी इसकी वैल्यू 3 आएगी, लेकिन अगर बराबर हो गया तो मामला फिर पेच फंस सकता है, फिर यहां पर x की जगह और कोई वैल्यू रखकर देखना पड़ सकता है दोस्त, ये भी समझना। अब यहां पर 9 का रूल लगाते हैं, देखो सबको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे आपने देखा 5 और 5 10, 10 और 8 18, बात को समझते चलना। 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 3 46 और 46 और 6 ये हो जाएगा सर 52। अब बात को समझना, ये हो जाएगा सर 52 और यहां पर ये वैल्यू बची कौन सी? एक बाई वाली। अब मैं बाई की जगह क्या रखूं? जो संख्या आपकी मेरे दोस्त कितने से विभाजित हो जाए? गुरुजी 9 से विभाजित हो जाए। 9 पंजे 45, 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 54, तो यहां पर आ जाएगी 54 बनाने के लिए बाई की जगह सर 2 आएगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? वही तो सेटिस्फाई करती है सर, बिल्कुल सही बात है, दोनों बराबर नहीं है। और है, देख लो सवाल में भी बराबर नहीं है, सवाल में भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा कि सर अब हो जाएगा x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6। आंसर रूट क्या हो जाएगा? रूट में 6 जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। कि रूट में जो 6 होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। रूट 6 वाले जितने भी स्टूडेंट यहां पर मेरे को देख रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, उनका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी 7 रखो, हम नहीं मानने तुम्हारी बात को, तुम यहां पर 7 रखो। अगर बेटा मैं 7 रखूंगा तो फिर बाई की वैल्यू भी 7 रखी जा रही है, वो दोनों बराबर हो रहे हैं। इसीलिए मैं यहां पर वैसे x की जगह एक तो 3 और 7, ये 2 चीज आ रही हैं। तुम्हारे लिए बता देता हूं, बहुतों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर तुमने 7 क्यों नहीं रखा? आपके माइंड में कुछ लोगों के में आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ, 7 वाली जो है आपके दिमाग, और यही सवाल पेपर में क्या क्यों परेशान करता है? पेपर में जो आएगा इसी लेवल का सवाल आएगा। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, इसी लेवल का सवाल आएगा। अब जो है ना, वो घुमा के सवाल को देता है, क्योंकि जो 7 रखने लग गए वो सवाल में बहुत समय फिर बिगड़ जाएगा। अब चलते हैं यहां से आगे, बहुतों के दिमाग में आई होगी, लेकिन 7 रखने से ना बात बन नहीं रही। चलो आ जाओ अगले सवाल पर, अगले सवाल पर चलेंगे। बताओ
क्वेश्चन नंबर छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर छठे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार बताओ। एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए। अब देखो, अब देखो इस सवाल को देखो, ये क्या कहता है? 40 प्लस, अब सर ये यहां पर क्या आ जाएगा? गुणा। 4 से काटेंगे कितने बार? 8 बार। 8 दिया 24 बटे, अब सर यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 36 में से कितना गया? 34 में से 6 गए तो 28, और 4 से काटेंगे कितने बार सर? 7 बार। 7 दिया 21, तो 37 प्लस के ये हो जाएगा 21। अब इसको जोड़ दो सर, 4 और 4 और 2 6, 64। इसको जोड़ दो, 7 और 1 8, और 3 और 2 5, ये हो जाएगा 64 बटे 58 हो गया। बात की क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैंने 2 से काटा, मैंने इसको 2 से काटा तो 32 बार, मैंने 2 से काटा तो कितने बार सर? 29 बार। अब 29 का टेबल 1 टाइम, अब ऊपर कितना सर? 32 है, तो कितना आएगा? 3। एक सही 3 बटे 29, एक सही 3 बटे 29। सी आपका राइट आंसर बनकर आ गया। सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर सी बनकर आ गया। कल बेटा 1 तारीख हो जाएगी, और देखो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि देखो जिस दिन भी तुम पेपर में बैठोगे, ये गारंटी से लिख कर ले लो, मैं इस कोरे कागज पर लिख कर देता हूं आपके लिए गारंटी से, कि आपका मैथ की तरफ से एक सिंगल सवाल भी नहीं कटने दूंगा। आप चाहते हैं सर एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, मेरे को कितनी भी मेहनत तुम्हारे लिए करनी पड़े, सुबह 6 बजे क्या 5 बजे जगना पड़े, 12 घंटे क्या 24 घंटा तुम्हारे लिए मैराथन लेना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा एक सिंगल सवाल भी मैथ में नहीं कटने दूंगा। मैं आपको ये पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि बस आप मेहनत से पीछे मत हटना। ये मत हटना कि सर एग्जाम डेट अभी ये हो रहा है, ये चल रहा, तुम अपनी मेहनत में लगे रहना। क्योंकि अब जो स्टूडेंट पीछे हट जाएंगे ना कि भाई कोर्ट के फैसले को देखकर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक तैयारी में अड़चन पैदा होती है, क्योंकि जैसी एग्जाम डेट आती है तो फिर हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। फूलने का मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक माइंड का जो प्रेशर है वो ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, और फिर कोई भी चीज समझने में इतनी आसानी नहीं होती है, फिर समझने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो तुम आराम से धीरे धीरे डेली पढ़ते रहो। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? नहीं बेटा, अभी 3 तारीख का जो फैसला है मैं उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। मैंने तुमसे बोल रखा है कि अभी क्लास सुबह 6 बजे ही चलेगी, और जैसी कोर्ट का फैसला आता है कि हमारे पक्ष में आए, क्या किस प्रकार से आए, तो फिर मैं आपको सुबह को 2 घंटे की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैंने पूरा प्लान रखा है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। एडवांस का भी और अर्थमेटिक का भी, सबको घोल माल के, नो कहते हैं ना कि एक गिलास में सर पूरे अर्थमेटिक और एडवांस को इस गिलास में घोल के ना तुमको ऐसे पिला दूंगा कि तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है, अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं, 5 10 15 20 और वो कहता 25। ठीक, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटा 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? बताओ, 1 घंटा 20 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी? अब एक बात बताओ, इसका आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आया? एलसीएम सर 25 हाईएस्ट वैल्यू है, 50 100 15 से नहीं कटेगा, 200 15 से नहीं कटेगा, 300 15 से कट जाएगा। एलसीएम सर 300, और ये क्या हो जाएगा सर? सेकंड। 300 सेकंड कितना हो गया? ये 300 सेकंड हो गया। और अगर
यहां पर जब 300 सेकंड हो गया, ठीक है, अब एक बात सुनना, 300 सेकंड के मिनट बनाओ। ये कितने, 60 से भाग लगाया, 0 से 0, 6 पंजे 30, सर 5 मिनट निकल कर आया। और वो कहता है क्या, 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, बताओ। 1 घंटे 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप मेरे से कहोगे कि हरिओम भैया एक बात बताओ, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा 80 मिनट, 80 मिनट, और 5 मिनट में एक बार बज रही हैं, तो 80/5, और एक बार वो स्टार्टिंग में बज गई थी, शुरुआत में, तो 5 से काटेंगे कितने बार, 16 बार, 16 प्लस के एक आंसर कितना होगा, 17 बार। क्या भैया 17 आंसर सही होगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, जो 17 आंसर यहां पर लिख कर दे रहे हैं ना डंके की चोट पर, यहां पर 17 बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा, 17 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, भैया बताओ क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर क्या बना, क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। सिलेंडर देखा आपने, जैसे ये रहा, ये सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस है, वो जो इसकी जो त्रिज्या है, इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है, जैसे आपने देखा कि सर ये सिलेंडर है, ये रहा, ये सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी आर, ये क्या हो गया सर, बढ़ गई। और जब इसकी रेडियस बढ़ गई और उसकी जो ऊंचाई है वो 40% घट जाती है, सर एच क्या है, 40% घट जाती है। अब एक बात समझना, ये सिलेंडर ये रहा, आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? जब सिलेंडर का आयतन निकालते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन आज इसको याद रखना कि जब आपको वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का, तो ये होता पाई r² h। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब हम नाइन्थ क्लास में मैथ पढ़ते थे तो एक चैप्टर हुआ करता था, मैंने जिस मैथ को पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लासेस में, लास्ट में एक चैप्टर होता था, जाके अभ्यास नंबर 15वें 16 पर मिलता कि सिलेंडर, शंकु, बेलन, ये सारी चीजें आपने पढ़कर आए। आपने खूब पढ़ा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r² h होता है, लेकिन जब पाई r² होता था, पाई कांस्टेंट है लेकिन r त्रिज्या, अब वो कहता है कि सर उसकी त्रिज्या 120% बढ़ गई, 120%, तो ये क्या हो जाएगा, 120/100। जब 5 से काटेंगे, अब 20 से काटेंगे 5 बार, ये कितने बार, 6 बार, तो ये हो जाएगा 6/5। वो कहता है कि ऊंचाई 40% कम हो गई, h मतलब 40%, h कितनी है, 40% कम हो गई, 40% का मतलब 40/100, तो 40/100, 20 से 2 बार, ये कितने बार, 5 बार। अब जो चीज बढ़ रही है उसको तो बढ़ाओ, जो चीज घट रही है, ठीक है, अब उसको घटाओ। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना, एक बात बेटा ध्यान से गौर से समझना, क्या कि सर जब ये कहता है कि बढ़ने की बात कही, तो 5 से, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पाई कांस्टेंट है, तो r का स्क्वायर, 5 में 6 जोड़ देंगे तो ये 11 हो गया, फिर इसको r² है इसलिए 5 से 6 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा, और ये घटने की बात कर रहा है, तो 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक भैया बार बार कमेंट कर रहा है, बेटा मैं क्लासेस में पढ़ा ही रहा हूं ना, मैं कोई तुमसे बात तो कर नहीं रहा, मैं यहां से कैमरे से अलग हेड तो नहीं रहा, मैं 2-4 मिनट बैठ के कहीं चाय तो नहीं पी के आ रहा, पूरा समय पढ़ा रहा हूं ना, तो सवाल को जैसे समझाया जाएगा तो मैं उसी लेवल से समझाऊंगा ना, कि हर मेरा भाई हर मेरी बहन सीखे। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि आधी चीज छोड़ी और आधी चीज बढ़ी, चलो लो ये आ गया, लो लगाओ तुक्का आंसर ये, लगाओ तुक्का आंसर ये, लगाओ सी लगाओ डी, ऐसा तो नहीं होगा। मैथ को समझाने पढ़ने के तरीका से ही समझाया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ये मैथ है, इसको मैथ को मैथ की तरीका से समझाया जाएगा हर स्टूडेंट को, ठीक है। अब इधर को ध्यान दो बेटा, अब इधर को ध्यान देखो, 5 का मल्टीप्लाई 3 बार पढ़ेंगे तो 125,
और 11 का टेबल 121 में 3 की मल्टीप्लाई 121 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 363। अब ये कितना होगा सर? 363 हो गया। कहां से? 125 से। ठीक है, कितना हो गया सर? अगर इसके वॉल्यूम जो बढ़ा है वो कितना हुआ है? आप कहोगे कि भैया वो 363 हुआ 125 से। जब 363 हुआ कितने से सर? 125 से। तो 75 एक हो गया और 163 एक हो गया। 163 और 75 ये कितना बढ़ा? 5 3 8 13 सर 238 बढ़ा है। लेकिन मेरे भाई जो 238 ये बढ़ा है कहां से सर? 125 से। 125 से मल्टीप्लाई कितना? 100। 25 से कितने बार? 4 बार। ये कितने बार? 5 बार। ठीक, अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 8 का टेबल 4 बार, 32 का 2 हासिल के 3, 4 तिया 12, 12 3 15 का 5 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 952/5। और जब आपने इसको भाग लगाएंगे तो मेरे भाई ये कितनी बार गया? कितनी बार भाग जाएगा? आप कहोगे कि सर 5 से काटा 19 पंजे 95। 19 कहां दिखाई दिया गुरुजी? ये दिखाई दिया। आंसर आपका बी राइट आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बताओ 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? हाँ बेटा बी आंसर होगा उसका, बी आंसर होगा। ठीक है, अब यह सवाल क्या कहता है? मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदे। प्रत्येक सेट की जो उसने आभूषण के जो सेट खरीदे मोना ने, वो कितने में खरीदे सर? 4000 में खरीदे। एक सेट को तो 8% के लाभ पर, प्रॉफिट पर, लाभ कितना? 8% के लाभ पर, और दूसरे को हानि कितना? मतलब 6% की हानि पर। तो पूरे लेन देन में उसे कुल कितने का लाभ या हानि हुई? पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में। अब एक बात बताओ, अगर पूरे लेन देन की बात करी गई तो आप कहोगे कि सर यहां पर 2% का उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या है सर? समान है। क्या हुआ? 2% का सर यहां पर लाभ हुआ। 2% का यहां पर लाभ हुआ। और वो कहता है मोना ने आभूषण के 2 सेट में ये 4000 रुपए में खरीदे। 4000 रुपए में खरीदे। तो बस आपको क्या करना है गुरुजी? आज आपकी क्लास में आस्तिकों की लव चल रहा है। अरे चलन दो इस लव को। तुम क्या करोगे? क्या करना तुमको लव का है? चलना चलन दो। कब तक चलेगा? आशिकों का लव चल रहा है। तुम्हारा दिमाग वहीं रखा हुआ सवरिन का। तुम पे पढ़ने पढ़ा तो जाता नहीं है तुम पे और तो। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है। ये कहता है सर 4000 का 2%, 2/100। ठीक, अब 1 2 1 2 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 80 आपका क्या हो जाएगा सर? 80 रुपए का, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, 80 रुपए का सर लाभ होगा। क्या होगा? 80 रुपए का यहां पर आपका लाभ होगा। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अब बताओ कि भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो यहां पर आप ध्यान से समझना, इधर को। हाँ बेटा आज हो रहा है 8 बजे से। ठीक है, इधर दोस्त। अब ये कहता है कि एक दुकानदार ने 100 रुपए में वस्तु खरीदी। अगर उसका कॉस्ट प्राइस, समझना बेटा, कितना है भैया? 100 रुपए। अगर कोई वस्तु है, उसकी जो कीमत है, जो उसका सीपी क्रिया मूल्य, वो 100 रुपए है। अब वो कहता है कि उसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। अंकित का मतलब एमआरपी, एमआरपी मार्केट प्राइस 25%, इससे 100 से 25% अधिक, तो ये हो जाएगा 125।
अगर 100 में हम 25% जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 125 हो गया। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए। अब देखो लाभ जो होता है किस पर होता है सर, क्रिया मूल्य पर, और ये होता है हो जाता है एस 15% का लाभ। अब देखो यहां तो 25% अधिक रखा इसको, और वो कहता है 15% का लाभ देने के लिए इसी पर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 100 पर 15% का मतलब 115। अब एक बात बताओ दोस्त, अगर किसी का कीमत 125 रुपए है और उसको 115 रुपए में क्या कर दिया, मतलब बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का होगा। डिस्काउंट यहां पर आपसे किसकी बात कर रहा है सर, ये प्रतिशत डिस्काउंट की बात कर रहा है। और जब ये परसेंटेज डिस्काउंट की बात कर रहा है तो 125 से 115, तो आप कहोगे कि सर 125 से 115 वो 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ। कहां से, 125 से, मल्टीप्लाई कितना, 100%। अब काटो इसको, देखो अगर 25 से काटेंगे 4 बार, इसको कितने बार, 5 बार, 5 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8% आपका राइट आंसर हुआ। तो आप कहोगे कि गुरुजी लगा दो सी, आप कहोगे कि हरिओम भैया गुरुजी आपने खाना खा लिया कि नहीं। बेटा अभी खाना खाएंगे हम क्लासेस से बाद में, ठीक है। एक बात बताओ, यहां तक बात क्लियर है, बोलो बोलो एक बार। देखो जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो 11वां सवाल क्या कहता है, 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो मतलब प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है। अब उसने बोला मूलधन का 2/5, जो x 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर, x रुपए की राशि पर, तो वो कहता मूलधन का 2/5 है। अगर मेरे दोस्त ये मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो भैया ये क्या है, ये ब्याज है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन ब्याज की दर जब आपको निकालनी है, जब R% आप निकालते हैं, तो ब्याज कितना है, 2 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल कितना, 5 गुणा, और टाइम कितना है, टाइम है सर 5 वर्ष। यहां तक बात क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर। आप कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, 5 और 5 25, 25 से काटा 4 बार, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो गया सर, R मतलब 8% आपका राइट आंसर हो गया। R मतलब 8% आपका राइट आंसर हो गया। बात क्लियर। चलो अगला नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। किस निश्चित राशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज राशि का 3/10 होता है, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। अब वही बात यहां पर हो गई कि जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब एक बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्या, कि सर अगर 15 वर्ष के अंत में, अब वो 10 रुपए क्या है सर, प्रिंसिपल है, 3 रुपए ऊपर क्या है, ब्याज है, मल्टीप्लाई कितना 100, लेकिन समय कितना है सर 15 वर्ष। तो यहां पर क्या कर देंगे 15, 0 से 0 कट गया, 3 से कितने बार, 5 बार, तो ये हो जाएगा 10/5। आंसर कितना हुआ, आप कहोगे कि भैया 2% आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया, 2% आपका राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आ गई भैया बसंती। बसंती ने क्या करा कि एक सरकारी बैंक से 50,000 रुपए जमा किए, 10 वार्षिक % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे आपने देखा कि गुरुजी जब बसंती की बात आ ही गई, तो हम यहां पर कहते हैं कि 50,000 रुपए बसंती ने बैंक में जमा कर दिए, 50,000 रुपए।
लेकिन उसने जो रेट लगाई है वो कितना है सर, 10%। और 10% का मतलब 1/10। सर जब पहले वर्ष 1/10 लगाई होगी तो 0 से 0 कट गया, तो पहले वर्ष का ब्याज 5,000 रुपये हुआ होगा। कितना? 5,000 रुपये पहले वर्ष का ब्याज रहा होगा। अब बात आती है दूसरे वर्ष की। जैसे दूसरे वर्ष पर लगाया 10%, तो 5,000 यहां तो रहा ही होगा, लेकिन सर इस पर भी जब आपने 1/10 लगाया होगा तो यहां पर 500 रुपये बना होगा। अब ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। अब ये पूछ रहा है कि भाई तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना हुआ। तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना हुआ। तो आप कैसे करेंगे कि भैया एक बात सुनो, देखो इस पर भी 5,000 रुपये बनेगा, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ साथ पहले साल की ब्याज और दूसरे साल की ब्याज। इस पर गुरुजी 500 रुपये बनेगा, इस वाले पर, इस पर 500 रुपये ब्याज बनेगा, और जब इस पर 1/10 लगेंगे तो इस पर 50 रुपये बनेगा। और यही क्या हो जाएगा सर, तीसरे वर्ष का ब्याज, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। यही क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहोगे कि भैया कितना आंसर हुआ, बोलो 5, और जितने भी दोस्त देख रहे हैं 6,050 आपका यहां पर राइट आंसर हुआ। 6,050 आपका राइट आंसर हुआ। यहां तक बात क्लियर है? एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक बार बताओ कि हाँ सर यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ, अब 14वें सवाल का आंसर क्या बना। 14वें सवाल का आंसर क्या बना, देखो एक थैले में 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, 20 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में। लेकिन ये सब क्या है सर, पैसे में, ये इस प्रकार से पैसे में। अब एक बात बताओ, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं, ये यहां पर क्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो ये 1 रुपया हो गया बिल्कुल। सर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, ये 75 पैसे हो गए, और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये 1 रुपया हो गया। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि सर जिनकी कुल राशि 550 रुपए है, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी राशि के बीच अंतर ज्ञात करो। अब तुम मेरे से एक बात कहोगे ना कि हरिओम भैया यहां से आगे तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसने बोला है कि 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे से जो राशि बनी है उसका अंतर बताना है। क्या अंतर बताने के लिए आपको अब आगे जाना पड़ेगा? सर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी जब 1 है और यहां भी सर 1 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जब 0 आ गया तो भैया अगर जो रेशो में भी अंतर कोई वैल्यू आई मल्टीपल में निकालकर, अगर मैं निकालकर भी करूंगा तो इसका आंसर 0 ही होगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा भैया, 0 ही होगा। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर, यहां तक तो बात बिल्कुल हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं 15वें सवाल का आंसर आप मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें HW लिख कर देना। आज शाम को 8 बजे एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहा हूं पुलिस अड्डा यूट्यूब चैनल पर। जिनको एडवांस पढ़ना है कि हाँ हरिओम भैया हमें नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, हमको नहीं आता अलजेब्रा, हमको नहीं आती मेंसुरेशन, शाम को आ जाना, प्लान बता दूंगा कैसे पढ़ेंगे कैसे ना पढ़ेंगे। 8 PM शाम को सबका वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा। जो आए वेलकम, जो ना आए मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहूँगा सभी आएँ, सभी सीखें, और अब की बार बिल्कुल सिलेक्शन तक जाना ही होगा और सिलेक्शन लेकर आना ही होगा। ठीक है, तो प्यारे साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस है, नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचें। और आज महीने का एंड हो गया, कल से अपनी चाल, अपनी आदतें सुधार कर आना। निर्लठ लेकर कल मैं बैठा हुई मिलूंगा अगर आदत सुधार कर क्लासेस में नहीं आए। ये लवेरिया वाला जितना भी जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़कर आना होगा,
और कल 1 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। 1 नवंबर से जो प्यार मोहब्बत अक्टूबर में जो तुमने करा, जितना हुआ इतनी हुई ब्रेक लगा लेना, फिर दोबारा देख लेना। अभी एग्जाम पर फोकस कर लेना, ठीक है, और एग्जाम तक मेहनत कर लेना। एग्जाम निकल जाए तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर लेना। अभी वहां पर ब्रेक लगाकर कल चुपचाप चले आना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहें,